नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं प्रेजेंटली सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया था, एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था एंड प्रेजेंटली आफ्टर प्रमोशन आई हैव बीन पोस्टेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के अंदर आने वाले 3 इम्पॉर्टेंट पोस्ट के बारे में, जिनमें से है पहला है इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, सेकंड है प्रिवेंटिव ऑफिसर ऑफ कस्टम्स एंड थर्ड है एग्जामिनर ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर एग्जामिनर ऑफ कस्टम। ये क्वेरी जो है रुचिर धीर जी ने हमारे कमेंट सेक्शन में डाली थी एंड उनका कहना था कि हम प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के ऊपर भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं। बिकॉज ये तीनों पोस्ट जो है एक ही डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डेफिनेटली है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी 2 इम्पॉर्टेंट बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर ही आता है। बेसिकली सेम बोर्ड है, तो बाकी सारे जो रूल्स रेगुलेशंस एंड अदर थिंग्स विच वी फॉलो आर ऑल द सेम। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? एक इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज जो है अपनी पोस्टिंग्स में सेंट्रल एक्साइज फॉर्मेशंस, अर्लियर सर्विस टैक्स फॉर्मेशंस और अभी का जो जीएसटी फॉर्मेशन है वहाँ पे पोस्टिंग उसकी होती है नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा एक कंपलसरी पोस्टिंग कस्टम्स में भी उन्हें करनी पड़ती है। बेसिकली सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स होता है। they have to serve in the customs area, they have to serve in the excise area or in the present scenario GST area, ठीक है। ये रोटेशन बेसिस पे होता है एंड पूरे सर्विस में आपको रोटेशन जो है वो फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स होते हैं, जो स्पेसिफिक इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स होते हैं, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर एग्जामिनर होते हैं, उनकी पोस्टिंग हमेशा कस्टम्स में ही रहती है, ठीक है। उन्हें एक्साइज या जीएसटी जैसे फॉर्मेशंस में काम करने का मौका नहीं मिल पाता। कस्टम्स एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर ऑफिसर। हालांकि इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज को जीएसटी और कस्टम्स दोनों में काम करने का मौका मिलता है। बात होती है यूनिफॉर्म की, तो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स का यूनिफॉर्म जो है वो 2 तरह का होता है। अगर वो जीएसटी एरिया में काम कर रहा है तो यूनिफॉर्म का कलर खाकी होगा, जैसे पुलिस का यूनिफॉर्म होता है खाकी कलर का, ठीक है। 3 स्टार्स लगे होते हैं एंड यू हैव एन एम्बलम टू बी वर्न अपने कैप के ऊपर, ठीक है। ये यूनिफॉर्म ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है इन जीएसटी एरिया। जो कस्टम्स एरिया में है यूनिफॉर्म वो वाइट कलर की यूनिफॉर्म है, ठीक है। जो नॉर्मल कस्टम ऑफिसर का इमेज होता है वाइट यूनिफॉर्म का, वही होता है, ठीक है। तो वाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, साथ की स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा। तो जो वाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है जब कस्टम्स में पोस्टिंग होती है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की, तो ये यूनिफॉर्म पहननी होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेशल पोस्टिंग जहाँ पे आप पोस्टेड हैं। जैसे कि एयरपोर्ट पे अगर पोस्टिंग होगी तो एयरपोर्ट पे विदाउट वेरिएशन एवरीबॉडी हैज टू वेयर अ वाइट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वाइट यूनिफॉर्म एयरपोर्ट पे पोस्टिंग के समय सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भी पहनेंगे, बिकॉज दे आर पोस्टेड एज कस्टम्स ऑफिसर्स एंड नॉट सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स। जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म हमेशा कॉमन होती है, वाइट कलर की होती है। जो कस्टम्स एरिया में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म पहनते हैं वही यूनिफॉर्म जो है कस्टम्स ऑफिसर्स हमेशा पहन रहे होते हैं, मतलब प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है हमेशा वही यूनिफॉर्म पहन रहा होता है। अब बात करते हैं एग्जामिनर की। एग्जामिनर की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर इज विदाउट यूनिफॉर्म, देयर इज नो यूनिफॉर्म टू बी वर्न बाय हिम एट एनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अब बात करते हैं करियर प्रोग्रेशन की। करियर प्रोग्रेशन में ऐसा है कि पहली जो प्रमोशन होती है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की एज सुपरिटेंडेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया मेरा भी प्रमोशन एज सुपरिटेंडेंट हो रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं उनकी भी प्रमोशन पहली सुपरिटेंडेंट की तरह होती है, उनको सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक्साइज में सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स हुआ, वैसे ही उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स कहा जाता है। एंड एग्जामिनर की जो प्रमोशन होती है तो वो
अप्रेजर कहा जाता है। तीनों जो पोस्ट हैं वो इक्विवेलेंट हैं एज पर प्रोटोकॉल, जो है ग्रेड पे उनका सेम है, ठीक है। सो तीनों पोस्ट के साथ सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्रेड पे एंड अदर इमोल्यूमेंट्स और अदर फैसिलिटीज। ये तीनों ऑफिसर जो हैं वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, गैजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर। इसके ऊपर जो प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, जो डायरेक्ट यूपीएससी से ज्वाइन कर रहे होते हैं, यूपीएससी क्लियर करके रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो आईआरएस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। इंस्पेक्टर्स आफ्टर हैविंग द सेकंड प्रमोशन दे ज्वाइन एज असिस्टेंट कमिश्नर्स, ठीक है, ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, डिपेंडिंग ऑन वेयर द पोस्टिंग इज। ये तीनों पोस्ट जो हैं सब्सिक्वेंटली एंड अप करते हैं ऑन देयर सेकंड प्रमोशन एट वन सिंगल पोस्ट, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स होता है। सब्सिक्वेंटली वो डेप्यूटी कमिश्नर बनेंगे, जॉइंट कमिश्नर बनेंगे, एडिशनल कमिश्नर बनेंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अवेलेबल टू देम। तीनों जो हैं एक सिंगल कैडर में कल्मिनेट कर जाते हैं ऑन देयर सेकंड प्रमोशन, ठीक है। तो आप किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं इन तीनों में से, आपने सेकंड प्रमोशन के बाद आप सेम पोस्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब वो पोस्ट पे प्रमोशन कितने दिन में मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। तो सेंट्रल एक्साइज ऑफ लेट हैज बीन पोस्ट जिसपे प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत ही ब्लीक थे, ठीक है। बहुत पहले जो है आई हैव सीन पीपल जिनको 23 से 24 साल लग गया था अपना पहला प्रमोशन पाने में, ठीक है। हमारे जैसे लोग जिन्होंने 5-6 साल में प्रमोशन ले लिया आर लकी अनफ कि हमारे टाइम पे जो है अवेलेबल थी सीट्स, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली अभी के डेट में तो बहुत सारे जोन्स में ये प्रमोशनल एस्पेक्ट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स के काफी सही हो गए हैं, जिसके लिए 2-3 कारण हैं। पहला ये कि जो फीडर कैटेगरी है असिस्टेंट कमिश्नर की तीनों पोस्ट में, ठीक है, तो एक डेफिनिट रेशियो ऑफ पोस्ट जो है वो एट्रीब्यूट होती है तीनों फीडर कैटेगरीज को, अप्रेजर को भी, सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स को भी और सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज को भी, ठीक है। तो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी द केस कि ये जो रेशियो है वो 4:2:1 था, 4 फॉर सेंट्रल एक्साइज, 2 फॉर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड 1 फॉर एग्जामिनर। इसके अलावा क्या था कि एग्जामिनर की जो पोस्ट होती थी बहुत लिमिटेड आती थी। हमारे टाइम में बस 2 पोस्ट थी, ऑल्दो आई वाज एलिजिबल, आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट। तो इसकी वजह से होता क्या था कि बिकॉज 2 ही पोस्ट हैं, तो अगर आपको उधर एक भी सीट मिल जाती है बेस्ड ऑन द रेशियो, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है फर्स्ट प्रमोशन लेने में एंड सब्सिक्वेंटली सेकंड प्रमोशन लेने में, ठीक है। वंस यू रीच द सेकंड प्रमोशन वाला स्टेज, तो ये सारे फायदे जो हैं आगे आपको बेनिफिट कर जाते हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो ये रेशियो मेंटेन रहा था, ठीक है, ये रेशियो को चेंज किया गया। तो आज के डेट में जो रेशियो है वो चेंज होके 13:2:1 का है, ठीक है। नंबर ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स बढ़ गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ, 2014 एसएससी सीजीएल 2014 जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है एग्जामिनर की पोस्ट जो है वो बढ़ा दी गई, ठीक है। तो आज के डेट में जो एग्जामिनर की पोस्ट है वो कंपेरेबल है विद देयर अदर काउंटर पार्ट्स, मीन्स दूसरे एक्साइज और प्रिवेंटिव ऑफिसर के जो पोस्ट हैं उनके कंपेरेबल है, ठीक है। करीब 1000 पोस्ट आ गई थी एक ही बार में, ठीक है। तो आज के डेट में प्रमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं कंपैरेटिवली स्लो हो गए हैं फॉर एग्जामिनर एंड कंपैरेटिवली फास्ट हो गए हैं फॉर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली अभी बात यह है कि 5-6 साल में प्रमोशन तो सबको मिल जा रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जोन्स में, कुछ जोन्स ऐसे हैं जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्टिंग है, जो सेंट्रल एक्साइज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो जोन वाइज सीनियरिटी है ये पहले एक प्रमोशन तक ही रहती है, दूसरे प्रमोशन के बाद आपकी सीनियरिटी जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पे काउंट होगी, तो आपके प्रमोशंस भी सब्सिक्वेंटली उसी हिसाब से काउंटर होंगे।
मेरे ख्याल से करियर प्रोग्रेशन के लिए क्वाइट क्लियर पिक्चर अब तक मिल गया होगा आपको अभी तक के डिस्कशन से। लेट अस टॉक अबाउट द जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ही ब्रॉड वर्ड है और मुझे लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं एंड आई विल टेल यू अदर फैक्ट्स which will help you to decide whether you want to choose a particular post or not। ठीक है, तो मेरा चॉइस जो था सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का इसलिए था, जो पहली चीज थी कि आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द खाकी वर्दी। ठीक है, सो द खाकी यूनिफॉर्म was the first cause first major reason why I chose for this post and not for any other post। दूसरी चीज क्या है कि आप अगर बिलोंग करते हैं ऐसे इलाकों में जो पोस्ट से दूर हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में किसी शहर से किसी गांव से बिलोंग करते हैं या डिजायर टू सर्व एट योर होम प्लेस, बाकी के जो 2 पोस्ट हैं एक्सेप्ट फॉर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि इनकी पोस्टिंग हमेशा पोर्ट वाले जोन्स में ही होती है। जो कस्टम्स के स्पेसिफिक जोन्स हैं वो पोर्ट वाले जोन्स में ही हो सकती हैं। आप महाराष्ट्र में रह सकते हैं, आप गोवा में रह सकते हैं, आप चेन्नई में रह सकते हैं, आप विशाखापट्टनम में रह सकते हैं, आप कोलकाता में रह सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर अ नेटिव टू लैंडलॉक्ड स्टेट, ठीक है, तो आप जो है ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग आपके घर पे होगी एंड आप जो है चूज कर लेंगे अगर इन दोनों पोस्ट को। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज में ये वाला बेनिफिट है कि आप अपने घर की पोस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पोर्ट सिटी को बिलोंग करते हैं एंड यू वांट टू स्टे देयर हमेशा के लिए, तो आप हमेशा जो है एक जगह पे रह सकते हैं। थर्ड चीज है द टाइप ऑफ वर्क विच यू डू। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जो है वैरायटी बहुत ज्यादा है। वैरायटी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इफ यू एक्चुअली पे अटेंशन तो आपको दिखेगा कि वो जीएसटी के फॉर्मेशंस में भी काम कर रहा होता है, वो कस्टम्स के दूसरे फॉर्मेशंस में भी काम कर रहा होता है। वो सारे काम जो एक इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एग्जामिनर कर रहे होते हैं, वो सारा काम वंस और मोर देन वंस वो अपनी लाइफ में कर रहा होता है। सो बेसिकली he'll be privy to a number of special jobs जो कि बाकी के 2 पोस्ट पे अवेलेबल नहीं होंगे। हालांकि पोस्टिंग्स जो हैं वो स्पेसिफिक और फिक्स्ड नहीं होती हैं। ठीक है, देयर आर सेंसिटिव पोस्टिंग्स एंड नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग्स सारे फॉर्मेशंस में, एंड हर जगह ये रोटेशन का मेथड जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई भी ऑफिसर हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, तो ही हैज टू शिफ्ट टू अदर फॉर्मेशंस। कस्टम्स में भी अगर कोई काम कर रहा है तो किसी कस्टम के लैंड पोर्ट पे कभी होएगा, एयरपोर्ट पे पोस्टिंग हो सकती है, किसी एयर कार्गो स्टेशन पे पोस्टिंग हो सकती है, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ अदर प्लेसेस। कभी ऑफिस वर्क के लिए हेडक्वार्टर्स जैसी जगहों पे, कस्टम हाउस जैसी जगहों पे भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ये जो है वैरी करता रहेगा। ठीक है, एग्जामिनर का जो काम है वो स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन करना है। प्रिवेंटिव ऑफिसर आर मोस्ट कंसर्न टुवर्ड्स stopping the smuggling activities in the port area। ठीक है, they are more concerned about this। so ज्यादातर जगहों पे प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम थोड़ा सा हैसल वाला होता है। इनिशियल आइडिया जो था इन दोनों पोस्ट के लिए वो ये था कि एग्जामिनेशन का जो काम है वो एग्जामिनर की तरफ होगा और जो प्रिवेंशन का काम है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का काम है, वो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स करेंगे। बट प्रेजेंटली आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये डिस्टिंक्शन रहा नहीं है। ठीक है, सो दोनों काम कर रहे होते हैं। एग्जामिनर भी प्रिवेंटिव वाले काम कर रहे होते हैं और प्रिवेंटिव ऑफिसर्स भी एग्जामिनेशन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज व्हेन दे आर पोस्टेड इन द कस्टम्स एरिया दे डू द वर्क ऑफ बोथ दीज ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये सारा जो है अब मिक्स हो चुका है। इनफैक्ट देयर आर प्रपोजल्स आल्सो कि इन तीनों कैडर्स को ज्वाइन कर दिया जाए
ठीक है, हालांकि कोई डिसीजन अब तक लिया नहीं गया है, बट स्टिल प्रिवेंटिव ऑफिसर्स और एग्जामिनर जो हैं कस्टम एरिया में वही सारे काम कर रहे होते हैं नॉर्मली जो सेंट्रल एक्साइज आके करे, इंस्पेक्टर आके करेगा। दे जस्ट कैन नॉट गो टू द जीएसटी एरिया जहां पे वो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर ही काम करेगा एंड नॉट प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जाम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज। डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा अवेलेबल होती हैं सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को, ठीक है। एंड द रीजन इज कि उनके पास जो वैरायटी ऑफ वर्क का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा हो सकता है, एंड दैट माइंड यू इज टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन एंड हिज पोस्टिंग्स। तो उसकी एक्सपीरियंस की जो टाइमलाइन है वो कैसी रही है वो अ नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसकी पोस्टिंग कहाँ रही है, पता चला उसने कभी कस्टम में कोई काम ही नहीं करा हो, देन उसकी डेप्यूटेशन कस्टम फॉर्मेशन में कैसे हो सकती है। हालांकि होती है डिपेंडिंग ऑन हिज कैलिबर एंड अदर थिंग्स, बट स्टिल कस्टम फॉर्मेशंस में थोड़ी मुश्किल हो सकती है उसको अगर उसने पहले काम नहीं करा हुआ है, बट ही हैज एन ऑप्शन टू वर्क इन अ कस्टम फॉर्मेशन, ठीक है। तो बट हमेशा चॉइस मिलेगी ये जरूरी भी नहीं है। इसके अलावा जो एग्जामिनर और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनके लिए डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। रेस्ट्रिक्टेड इसलिए क्योंकि उनका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ वर्क है, वो स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेड होता है कस्टम्स एरिया में, ठीक है। तो उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होता टूवर्ड्स अदर थिंग्स, ठीक है। तो उन्हीं एरियाज में वो अपना कंट्रीब्यूशन देने के हिसाब से रह सकते हैं। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एंड आई हैव सीन एक्सेप्शंस जो कस्टम्स को छोड़ के दूसरे एरियाज में भी काम करने के लिए डेप्यूटेशन पे गए हुए हैं, ठीक है। बट डेप्यूटेशन इज समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक एंड नॉट अ जनरल कंसर्न। तो मेरे ख्याल से अगर आप एस्पिरेंट हैं तो डेप्यूटेशन के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान ना दें एंड अपना फोकस जो है बाकी एस्पेक्ट्स पे ही रखें, ठीक है। डेप्यूटेशन की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एज एंड व्हेन अवेलेबल होती हैं। मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो कोई मना नहीं कर सकता, सारे एलिजिबल होते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज, बी इट सीबीआई, बी इट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बी इट एनी अदर फॉर्मेशन फॉर दैट मैटर, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एनी अदर फॉर्मेशन, मे बी एनआईए के लिए भी। तो they are all placed equivalent, but depending on the type of posting and their experience, they may or may not be selected. That is specific to the person and specific to his experience, his job experience and his type of postings. तो मेरे ख्याल से एक बहुत क्लियर पिक्चर ऑफ द जॉब सिनेरियो ऑफ 3 पोस्ट जो है मैंने रखने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एस्पेक्ट, कोई ऐसा पॉइंट जो है मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। विल ट्राई एंड कवर इट इन अ सब्सिक्वेंट वीडियो, और मे भी हो सकता है अगर कमेंट में वो उसका सोल्यूशन हो जाए तो कमेंट में ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करके सॉल्व कर दूं आपकी क्वेरी। तब तक के लिए धन्यवाद। आई वुड रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि आप जो है ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और सजेशंस दें फॉर सब्सिक्वेंट वीडियोस, जिससे कि आपके और आपके जैसे दूसरे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, एस्पिरेंट्स की जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके।